जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण यानी कि संतुलित भोजन के बारे में। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये साइंस में जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, या वो सीईटी अभी जो लागू हुआ है उसका एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, आर्मी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, या रीट का जो चाहे वो फर्स्ट लेवल की बात करें या फिर साइंस में सेकंड लेवल की बात करें, यहाँ पर सभी में ये टॉपिक है भोजन का। और इस टॉपिक की महत्वता आप इस बात से समझ सकते हैं कि जनरल साइंस का ये टॉपिक जो है लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे यहाँ से सवाल आते हैं, पोषण क्या है, भोजन के संतुलित घटक क्या हैं या संतुलित भोजन क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों भोजन की चर्चा हम करें उससे पहले एक बात आप नोट कर लीजिए, जीवन में आपको लगभग सब कुछ आपको सीखना होता है। फिर चाहे वो आपका खाना हो, चाहे आपका खाना पीना हो, आपका चलना हो, आपका बैठना हो, आपका दौड़ना हो, आपका सोना हो, आपका बात करना हो, हर एक चीज जो है आपको सीखनी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, ये तो हमें पता है, इसका भी हमें जो है ज्ञान होना चाहिए। तो ये टॉपिक दो लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए कि कंपटीशन लेवल में यहां से सवाल आते हैं। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि यहां से पूछे गए एक दो जो प्रश्न होते हैं उनको आप बड़ी आराम से जो है कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है इसको पढ़ने का वो ये है कि हम भोजन करते हैं, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हम अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनको सही तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए भी भोजन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा भोजन सही है, कौन सा भोजन गलत है, कौन सा भोजन किस मौसम में करना चाहिए, भोजन के क्या घटक हैं ये। और पुराने समय में इस भी अब अगर आप देखें तो भोजन के बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने अलग अलग बातें लिखी। जैसे आपने एक बात लगभग सभी ने सुनी होगी कि भोजन के बारे में कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, और जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। यानी भोजन के बारे में आप जैसा खाते हैं उसका प्रभाव पूरा पूरा आपके शरीर पर पड़ता है। ऐसे ही जल के बारे में है पूरा। जब हम रोग पड़ते हैं तो बहुत सारी अशुद्धियां जो है प्रदूषित भोजन से, दूषित भोजन से या प्रदूषित जल से हो जाती है। तो हमें यहाँ इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा आपने एक सुनी होगी कि कम खाने से शरीर और गम खाने से मन अच्छा होता है ना। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि भोजन हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में ज्ञान जो है बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात करेंगे, यहाँ संतुलित भोजन के बारे में बात करेंगे। संतुलित भोजन क्या है? देखो, पोषण का मतलब तो ये हो गया न्यूट्रिशन। एक तरह से जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, जो लिविंग्स है, जो सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो कोई कवक हो सकती है, वो कोई शैवाल हो सकती है, वो कोई जो है कोई मानव हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, प्लांट हो सकता है, सभी इन सभी को किसी न किसी रूप में जो है भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि ये अपने कार्य करने के लिए, दैनिक प्रक्रियाओं को, जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए इन्हें जाहिर सी बात है पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन पोषक पदार्थों को ये अलग अलग विधि से प्राप्त करते हैं, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं पोषण, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। यानी अभी मैं जो बोल रहा हूं, अभी अपन जो चल रहे हैं, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा आपको मिलता है किससे? भोजन से मिलता है। तो आप यहां पर पहले तो समझ लीजिए संतुलित भोजन क्या है। हम यहां पर लिखेंगे संतुलित भोजन। संतुलित भोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि बिल्कुल बैलेंस हो। जो बैलेंस डाइट क्या है? तो आप ये कह सकते हैं बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि ऐसा भोजन जो आपके शरीर की समस्त जैविक प्रक्रियाओं को ऊर्जा देने का काम करे। तीन काम करे। एक तो ऊर्जा देने का काम करे, ठीक है। एक आपके शरीर को क्या काम करे, यानी हम यहां लिख सकते हैं एक तो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ऊर्जा प्रदान करे भोजन, ठीक है। दूसरा जो काम है वो क्या करे, इसके अलावा सेकंड काम करे वो रक्षा, शरीर की रक्षा करने का काम करे। विभिन्न जो परजीवी हैं, विभिन्न जीवाणु हैं, कवक हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे शरीर की रक्षा करने का काम करे। तो पहला ऊर्जा प्रदान करे हमें शरीर को, एनर्जी दे, रक्षा करने का काम करे, और तीसरा वृद्धि व मरम्मत करने का काम करे।
वृद्धि व मरम्मत। अगर ये काम तीनों भोजन करता है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो कैसा भोजन है, संतुलित भोजन है। या आप इसको दूसरे रूप में ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि संतुलित भोजन के घटक क्या क्या हैं, मतलब कौन सा भोजन है जिसे आप संतुलित कहेंगे। तो ऐसा भोजन जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है विस्तार से इनके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके अलावा इसमें क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, वसा है, फैट यानी कि जो आप अलग अलग स्रोतों से लेते हैं। इसके अलावा विटामिन्स हैं, अलग अलग प्रकार के विटामिन्स हैं, ठीक है। और क्या है, खनिज लवण हैं। खनिज लवण, हमारे शरीर को बहुत प्रकार के सॉल्ट और खनिजों की आवश्यकता होती है, चाहे वो कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, NaCl हो, वो सारी चीज, आयोडीन हो, तो खनिज लवण। इसके अलावा जल, वाटर की भी आवश्यकता शरीर को होती है, अत्यंत आवश्यकता। और एक होता है रफेज। रफेज को कई नामों से जानते हैं, रफेज या इसे बोलते हैं रुक्षांश, रुक्षांश के नाम से भी ये पूछ लिया जाता है। या जो रफेज है ये पूछ लिया जाता है किसमें, फाइबर, फाइबर के नाम से आपने सुना होगा ना कोई, इसमें फाइबर है। तो फाइबर क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे, क्या इसका काम है। रफेज हो गया, रुक्षांश हो गया, फाइबर हो गया। इन्हें खाद्य रेशे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, खाद्य रेशे यानी फूड फाइबर बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें वसा हो, जिसमें विटामिन हो, जिसमें खनिज लवण हो, जल हो तथा रफेज यानी कि खाद्य रेशे हो, ऐसा भोजन कहलाता है आपका क्या, संतुलित भोजन। बराबर क्या है, ये ही संतुलित भोजन हो। प्लस में ये भोजन कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। सुपाच्य का मतलब ये है कि इसका पाचन भी शरीर में सही प्रकार से हो। अगर ऐसा होता है तो ये भोजन ही क्या कहलाएगा, आपका बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन कहलाएगा, संतुलित भोजन। आप ये सोच रहे हैं कि आप ये सुपाच्य क्यों लिखा, तो देखिए अगर किसी भी घटक में, किसी भी पदार्थ में केवल ये चीजें हैं, केवल ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो उसको होने मात्र से आप ये नहीं कहेंगे कि संतुलित भोजन है। वो खाने योग्य भी होना चाहिए, उसको खाने से आप, खाने के बाद में उसका पाचन भी सही प्रकार से होना चाहिए, डाइजेशन भी होना चाहिए। याद रखना, भोजन को खाने से ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि उसका पाचन होता है नहीं, या पाचन कितने समय में होता है, पाचन किस प्रकार से होता है। तो सुपाच्य हो यानी सही प्रकार से पाचन होने वाला हो, ऐसा भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। ठीक है, ये है संतुलित भोजन के बारे में। भोजन तीन काम हमारे शरीर में करता है, एक तो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, एक शरीर की रक्षा करता है, एनर्जी देता है, एक तो ऊर्जा देता है हमें कार्य करने के लिए, एक शरीर की रक्षा करता है। जो भी बाहर से, आपको पता है इस वातावरण में रहने के लिए बाहर जो है व्यक्ति को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। जीवाणु हमला करते हैं, कवक हमला करते हैं, शैवाल हमला करते हैं, इसके अलावा जैसे बहुत सारे पैरासाइट्स हमला करते हैं, वायरस हमला करते हैं, उन सब में अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है। तो शरीर की रक्षा करने का काम भी वो भोजन करे, उसमें ऐसे घटक हों जो शरीर की रक्षा करें। तीसरा, वृद्धि और मरम्मत। हमारे शरीर में आपको पता है शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, और शरीर में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्याओं में कोशिकाएं जन्म लेती है और मरती है। तो उन कोशिकाओं का पुनः निर्माण कैसे हो, उनकी वृद्धि हो, वापस से ग्रोथ हो, और मरम्मत, कहीं पर टूट फूट हो गई है शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी सेल्स में, तो उनकी मरम्मत भी हो। ये काम अगर भोजन कर रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वह भोजन कैसा है, संतुलित भोजन है। तो ये पता लगा लिया हमने कि संतुलित भोजन क्या तो काम करता है, यानी कार्य क्या है इसके, और इसके स्रोत जो है, मतलब घटक क्या है, एक तो ये हो गया। अब एक प्रश्न बहुत अच्छा यहाँ पर, कि जो ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक हैं, जो ऊर्जा देते हैं हमें, वो कौन कौन से। और कई बार सवाल पूछ लेते हैं, बताइए निम्न में से कौन सा घटक ऊर्जा प्रदान करता है, या कौन सा घटक ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो आप यहां पर देखिए, बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आप यहां पर देखिए, ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक, या मैं लिख दूं ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक। घटक का मतलब भोजन में जो अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं, एक तरह से अवयव होते हैं। तो ऊर्जा प्रदान वाले घटक कौन कौन से हैं, इसमें देखेंगे हम। एक तो है ऊर्जा जो प्रदान करता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। आपके शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा यदि कोई प्रदान करता है तो वो करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा मात्रा
मतलब जैसे आप 100% ऊर्जा लेते हैं तो उसमें से अधिकांश भाग जो है लगभग 78% केवल कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है। दूसरा, एक ऊर्जा मिलती है आपको फैट यानी कि वसा से मिलती है। किससे मिलती है? वसा, फैट से मिलती है आपको। और तीसरा जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है प्रोटीन से। किससे मिलती है? प्रोटीन से। तो ये है ऊर्जा प्रदान वाले घटक। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट को शॉर्टकट में कार्बो बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। वसा है, प्रोटीन है, इनसे आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा नहीं मिलती जिनसे, नहीं मिलती, ये भी याद रखिए साथ साथ में कि इनसे ऊर्जा नहीं मिलती, तो इनको छोड़ करके जो बाकी बच गए नहीं मिलती। यानी कि आपको जो है विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, इंपोर्टेंट, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। इसके अलावा आपको जो है खनिज लवण से ऊर्जा नहीं मिलती। किससे? खनिज लवण से आपको ऊर्जा नहीं मिलती। इसके अलावा आपको और किससे ऊर्जा नहीं मिलती? जल से भी ऊर्जा नहीं मिलती। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं, कई साथी, कि ऐसा कैसे हो सकता है, जल पीने के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी मिल गई है और आप कह रहे हैं कि जल से ऊर्जा नहीं मिलती। तो वो लगना अलग बात है। एनर्जी की जब बात करते हैं सेल्स में, तो जल में ऐसा कुछ नहीं होता जो ऊर्जा दे आपको। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ही है जो आपको एनर्जी देने का काम करते हैं। जल तो आपकी जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, दैनिक जैविक प्रक्रियाएं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बात तो ठीक है, अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है जल, लेकिन ऊर्जा देता है ऐसा नहीं है, जल ऊर्जा नहीं देता। तो विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, और एक जो फाइबर है, फाइबर यानी कि रेशे जो है, खाद्य रेशे, वो भी ऊर्जा नहीं देते। ये केवल आपके शरीर का जो आहारनाल जो है उसकी सफाई करने का काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारी जो बड़ी आंत और छोटी आंत की अगर लंबाई आप देखें तो 18 से 22 फीट लंबी है। 18 से 22 फीट लंबी कितनी बड़ी हो गई। तो उसकी सफाई सही प्रकार से करना, उसको सही प्रकार से साफ करने का जो काम है वो फाइबर करते हैं। क्या करते हैं? फाइबर्स या खाद्य रेशे करते हैं। तो भोजन में इसीलिए कहते हैं कि खाद्य रेशे लेने चाहिए। और ये कैसे मिलते हैं? सलाद वगैरह हो गई, जैसे इस प्रकार की चीजें, उनसे ये मिलता है हम। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। तो दो बातें हमने यहाँ पर की, एक तो ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक कौन कौन से हैं, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, और इनसे ऊर्जा हमें नहीं मिलती। इसके अलावा संतुलित भोजन का क्या क्या काम है और संतुलित भोजन क्या है, ये हमने यहाँ पर चर्चा की। अब हम आगे ये देखेंगे इसमें कि संतुलित भोजन जो है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालता है और उसमें कौन कौन से घटक है। सबसे पहले कौन कौन से घटक है इसमें, ये इतने जरूरी पॉइंट है कि ये आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके शरीर के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी वसा चाहिए, इनका क्या रोल है, ये कितना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और औरों को भी रख पाएंगे। तो ये हो गया। इसमें हम 3-4 पॉइंट हमने समझ लिए। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्योंकि इसमें संतुलित भोजन में हमने पढ़ा ना कार्बोहाइड्रेट, तो हमने पढ़ेंगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट से किस प्रकार से ऊर्जा मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम। संतुलित भोजन में पहला पॉइंट कौन सा है अपना, यहाँ लिखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं? कार्बो भी बोल देते हैं। यहाँ पर हम कुछ एक पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे, लगभग 10 पॉइंट मान के चलो आप। अगर आप इन पॉइंटों को याद कर लेते हो, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे आपको देखते देखते वीडियो केवल, तो आप इनको यहां से जो पूछा गया प्रश्न है उसको आप आसानी से कर पाएंगे। पहला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक जो है वो कहलाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। या आप ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट के घटक क्या है, यानी किन किन से मिलकर बना है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इनसे मिलकर बना है। यानी किस किस से? एक तो कार्बन से, कार्बन प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इनसे मिलके बना हुआ है। कार्बन को अपन C से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं और ऑक्सीजन को O से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से इन चीजों से मिलके बना है। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस प्रकार से शरीर के लिए आवश्यक है। तो आप उससे पहले इसका आधारभूत सूत्र क्या है, कार्बोहाइड्रेट का आधारभूत सूत्र क्या है,
इसका फॉर्मूला क्या है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो याद रखिए इसका सूत्र है CH2O होल N, ब्रैकेट के बाहर N। N का मतलब यहां पर कोई भी N बराबर प्राकृत संख्या, इस 1 2 3 4 डैश 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 है ना, N का मतलब, जैसे हमने यहां पर N का मान रखा 2, जैसे N बराबर 2, तो क्या हुआ, C 2 हुआ, 4, 2 यहां है तो 2 यहां गुना हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा 2, और यहां पर अगर 2 का मान रखें हम N का, तो 2 दूनी 4, यानी H हो जाएगा कितना 2, और O हो जाएगा 2, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये N का मान आप इस तरह से रख सकते हैं। इसमें आधारभूत सूत्र है कार्बोहाइड्रेट का योग। इनका जो अनुपात है वो लगभग जो है, ये देखने को आता है कि सामान्यतः इनका अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है, लगभग लगभग ये होता है, कहीं पर हालांकि कुछ चेंज भी होता है कई जगह, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में अनुपात कार्बन का, किस किस का अनुपात, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात ये होता है, कि यानी कि कार्बन की डबल होती है ऑक्सीजन, लगभग केसों में ऐसा होता है। तीसरी बात हम यहां पर करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 4 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। और याद रखिए 1 किलो कैलोरी बराबर में होती है 1000 कैलोरीज। कितनी होती है, 1 किलो कैलोरी बराबर में 1000 कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, किलो कैलोरी क्या है, ऊर्जा को मापने की एक इकाई है, जैसे कैलोरी है, किलो कैलोरी है, जूल है, ये सब ऊर्जा की इकाई है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हो गई। अगर ये देखें कि एक दिन में, वन डे, आवश्यकता है ना, कार्बो की आवश्यकता कितनी आवश्यकता होती है, कार्बो की आवश्यकता, तो आपके हिसाब से कितनी आवश्यकता होगी बताइए। 1 ग्राम मतलब एक दिन में आप कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो एक दिन में कार्बोहाइड्रेट की जो आवश्यकता है वो मान के चलो आप 400 से और 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम। तो आप ये बात देखिए, नोट करिए कि आप भोजन में सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, क्या खाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा खाते हैं वो दरअसल कार्बोहाइड्रेट ही होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपकी चपाती हो सकती है, आपके चावल हो सकते हैं, आप ये सारी चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बात करेंगे अभी स्रोत की इससे आगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा प्रदाता। क्या बोलते हैं, प्राथमिक ऊर्जा प्रदाता, यानी कि इसका मतलब ये कि सबसे पहले आपके शरीर में सबसे पहले एनर्जी देने का जो काम है वो कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट, और सर्वाधिक ऊर्जा देने का काम भी ये करते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा देना भी इन्हीं का काम है। यानी कि लगभग शरीर भार का, शरीर का जो भार है, हम यहां लिख देंगे शरीर भार का लगभग कितना, 79% जो है, 79% जो एनर्जी है वो आपको कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। मान लेते हैं कि आप 100% ऊर्जा लेते हैं शरीर में, उस 100% ऊर्जा में से केवल 79, 80 के आसपास मान के चलो आप, 80% ऊर्जा केवल आपको किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। बाकी की जो ऊर्जा है वो आपको प्रोटीन और किससे, वसा से मिलती है। ठीक है, ये हो गया एक बार। तो ये इसके घटक हैं। आधारभूत सूत्र इसका ये हो गया, अनुपात 1:2:1 CHO का, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, और एक दिन में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता 400 से 500 ग्राम। प्राथमिक ऊर्जा प्रदान करना, यानी सबसे पहले ऊर्जा देने का काम करता है, सर्वाधिक ऊर्जा देने का काम करता है शरीर को, लगभग 70%। अब हम आगे देखेंगे इसी के बारे में कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो और किस रूप में महत्वपूर्ण है। तो यहां लिख लेते हैं बाकी के पॉइंट। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि तुरंत ऊर्जा देने वाले कौन होते हैं, तुरंत ऊर्जा देने वाले आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट तेजी से तुरंत ऊर्जा देते हैं। अगर आपको तुरंत ऊर्जा लेनी है तो ऑप्शन आपको देख बताइए, निम्न में से किससे तुरंत ऊर्जा ली जा सकती है। आपको ऑप्शन दे वहां पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, तो आप कहेंगे कौन से, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसे अवयव हैं भोजन के जो आपको तेजी से ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्यों,
क्योंकि इनका डाइजेशन जो है, इनका जो पाचन है वो जल्दी हो जाता है बजाय किसी अन्य की तुलना में। इसके अलावा देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इसको बोलते हैं वसा सेवर। क्या बोलते हैं इसे? वसा सेवर, फैट सेवर, यानी वसा को सुरक्षित करने वाला। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाती है तो वसा का यूज जो है एनर्जी के रूप में होने लग जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं वसा सेवर। वसा को सुरक्षित करने वाला कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा सर एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां से कि मानव शरीर में, मानव में या हम कह सकते हैं जंतुओं में, एनिमल्स में, जंतुओं में संचित जो भोजन है, संचित भोजन वो किस रूप में होता है? तो आप कहेंगे किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। जबकि पादपों में संचित भोजन होता है स्टार्च के रूप में। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा ये याद रखिए, पादपों में जितने भी प्लांट हैं, पादपों में संचित भोजन, संचित यानी इकट्ठा करना, संचित भोजन, पादपों में जो भोजन इकट्ठा होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च, या इसी को बोल देते हैं मांड, मांड या स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, पादपों में जो संचित भोजन है वो स्टार्च या मांड के रूप में होता है। और अब यहां पर एक बार ये देख लेते हैं हम कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। इसके घटक, संतुलित भोजन के घटक कौन कौन से, यहां पर देख लें इसको। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, घटक नहीं स्रोत। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहां कहां से हमें भी मिलती है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट एक तो अनाजों से मिलती है, अनाज बड़े स्रोत हैं, चाहे उसमें गेहूं हो, ठीक है, चाहे चावल हो। चावल से सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलती है, याद रखना। अनाजों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो मिलती है वो आपको किससे मिलती है? चावल से मिलती है। चावल में जो मांड है ना, मांड या स्टार्च जिसे बोलते हैं, चावल को उबालते हैं, उबालने के बाद जो पानी निकलता है मांड उसे बोलते हैं, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज्यादा चावल में मिलता है। गेहूं, इसी तरह से जो है, बाजरा है, ये कार्बोहाइड्रेट के बड़े स्रोत हैं। इसके अलावा और कौन से हैं? जैसे आप शकरकंद, स्वीट पोटैटो जो है, और आलू, आलू भी इसी का स्रोत है। जमीकंद है, अरबी है, ये इसी के स्रोत हैं। इसके अलावा शहद कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, शहद। दूध, दूध में तो आपको लगभग लगभग सभी चीजें होती है विटामिन सी को छोड़ करके। ठीक है, तो दूध हो गया, शहद हो गया, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे वगैरह हो गए, सूखे मेवे हो गया, गन्ना हो गया, गन्ना, गुड़ हो गया, ठीक है, चीनी है, ये सभी क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के ही स्रोत है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। इसके अलावा मांस वगैरह हो गया, ये भी। लेकिन बड़े स्रोत कौन से हैं? ये। अगर आपसे पूछे सब्जियों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, तो सब्जियों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आलू में। किसमें? आलू में, पोटैटो के अंदर। और अनाजों में सबसे ज्यादा मिलेगा चावल के अंदर। किसके अंदर? चावल के अंदर। ये है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो आप देख सकते हैं इनको आप खा रहे हैं, हमारे भोजन में ज्यादा मात्रा होती है इनकी, इसीलिए हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा लेते हैं हम शरीर में, 400 से 500 ग्राम। बाकी आप चाहे वसा की बात करें, प्रोटीन की बात करें, उनकी मात्रा इतनी नहीं होती, कम होती है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है, किससे मिलकर बने हैं, किस रूप में इनकी आवश्यकता है। अब हमें ये और देखना है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसके उदाहरण क्या क्या है ना। एक बार आप उतार लीजिए इसको, यहां पर लिख लेते हैं इसके उदाहरण, जैसे कौन कौन से हैं इसके उदाहरण के रूप में। तो हम बात करते हैं उदाहरण, जैसे जैसे ग्लूकोज का नाम सुना होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ये सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा फ्रक्टोज, कई बार पूछ लेते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा है, तो हम कहेंगे सबसे मीठा, मीठा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। इसी को बोलते हैं फलों का, फलों की शर्करा, फलों की शर्करा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फलों की शर्करा। आप कहेंगे शर्करा क्या है? शर्करा का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं। शर्करा का मतलब क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं वो शर्करा कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से, और फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा इसे फलों की शर्करा और इसे शहद की शर्करा भी बोलते हैं, इसे शहद, शहद की शर्करा।
क्योंकि शहद में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है फ्रक्टोज, जिसके कारण वो मीठा होता है। ठीक है, आपने देखा ना शहद या फ्रूट्स वगैरह कितने मीठे होते हैं, किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण होते हैं, इसीलिए सबसे मीठी शर्करा माना जाता है। इसी तरह से एक शर्करा है जिसे बोलते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज से ही लैक्टिक अम्ल, यानी कि ये शर्करा पाई जाती है किसमें? दूध में। दूध में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? आप कहेंगे कौन सी? लैक्टोज। इसी तरह से एक शर्करा होती है जिसे बोलते हैं माल्टोज। माल्टोज शर्करा ये किसमें उपस्थित है? तो माल्टोज होती है बीजों में। किसमें होती है? बीजों में उपस्थित होती है, बीजों की शर्करा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि कौन सी शर्करा को जो है, एक शर्करा है सुक्रोज। सुक्रोज इसे बोलते हैं गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा, या इसे रसोई घर की शर्करा, शर्करा या इसे क्या बोलते हैं? रसोई घर की शर्करा या इक्षु, गन्ने को इक्षु बोलते हैं, तो गन्ने की शर्करा, रसोई घर की शर्करा भी बोलते हैं इसे। इसी तरह से जैसे एक होती है स्टार्च, ये आपने लिख ही लिया स्टार्च, तो वहां पर लिखवा दिया कि स्टार्च किस रूप में है? स्टार्च या मांड जिसे बोलते हैं पादपों में संचित भोजन। पादप जो भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन जो बनाते हैं, वो अतिरिक्त जो भोजन होता है बनाने के बाद में वो स्टार्च के रूप में सेव कर लेते हैं। और मानव किस रूप में सेव करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, इसके अलावा स्टार्च के बारे में एक बात और ये याद रखिए, स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड में आता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में, और ये जल में घुलनशील है। कैसा है ये? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होने के कारण इससे कैप्सूल बनते हैं। क्या बनते हैं? कैप्सूल। आपने देखा होगा ना, कैप्सूल को अपन जैसे ही लेते हैं तो वो घुल जाते हैं। कैप्सूल को कभी आप पानी में डाल के देखना, उसको पानी में थोड़ा सा इस तरह से मिलाना, वो उसमें घुल जाएगा। तो कैप्सूल का आवरण जो है वो किसके बने होते हैं? स्टार्च या मांड के बने होते हैं, जो कि जल में घुलनशील होता है। सुक्रोज हो गया गन्ने की शर्करा, माल्टोज बीजों की शर्करा, लैक्टोज। इसमें से कई बार एक सवाल पूछ लेते हैं, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? आप कहेंगे फ्रक्टोज। और आपसे पूछे सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ, कृत्रिम मधुरक बोलते हैं इसे, कृत्रिम मधुरक। सबसे मीठी कृत्रिम मधुरक क्या है या सबसे मीठा पदार्थ क्या है? तो नाम है सैकेरिन। क्या नाम है? सैकेरिन। ये कितना मीठा है? ये आपके फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज जो सबसे मीठी शर्करा होती है, फ्रक्टोज से 500 से 600 गुना मीठा होता है। कितना? 500 से 600 गुना मीठा। और इसका उपयोग जो है डायबिटीज वाले पेशेंटों के खाद्य पदार्थों को मीठा करने में किया जाता है। किसका? सैकरीन का उपयोग। इसके अलावा आइसक्रीम वगैरह में, स्वीट्स, चॉकलेट वगैरह में इसका यूज किया जाता है फ्रक्टोज का। इसका पाचन शरीर में नहीं होता, सीधा जो है ये जिव्या का स्वाद होता है बस। तो इस प्रकार से हमने संतुलित भोजनों के बारे में पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर केवल कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम जैसे प्रोटीन है, वसा है, खाद्य लवण है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।